बहुत समय पहले की बात है। धरपुर गांव में दो मित्र रहते थे, ज्ञानचंद्र और सुरेश। जहां एक और ज्ञानचंद्र अपने उदार स्वभाव के लिए जाना जाता था, वहीं सुरेश बहुत ही स्वार्थी और लालची था। गांव वाले अक्सर कहते, ज्ञानो बहाए जैसा दिलवाला इंसान पूरे गांव में नहीं है। वहीं सुरेश को यह सब पसंद नहीं था। ज्ञानू भाई, अपनी सारी कमाई लोगों में बांटते रहोगे तो एक दिन खुद को भिखारी बनते देखोगे। सुरेश, तुमने कहावत नहीं सुनी? कर भला तो हो भला, किसी के साथ बुरा नहीं किया तो बुरा कैसे होगा मेरे साथ। सुरेश को यह सब सुनकर और भी जलन होती। घर पहुंचकर उसने पत्नी सविता से अपना गुस्सा निकाला। यह आदमी सारा गांव खरीद कर बैठा है, फसल भी इसकी सबसे अच्छी और लोग भी इसके इर्द गिर्द, कोई मुझे पूछता तक नहीं। सब इस ज्ञानू की वजह से है। सबकी नजर में बस वही महान है। तुम्हारा दोस्ती तो है ना, क्यों ना उसे किसी जाल में फंसाओ। जैसे उसे मजबूर करो कि वो सरपंच से कर्ज ले। लेकिन वो क्यों कर्ज लेगा? उसके पास तो बहुत धन है। तुम बस एक बूढ़ा आदमी भेज दो जिसे उसने कभी न देखा हो। वो आदमी रोते गिड़गिड़ाते हुए उससे कर्ज मांगे, फिर तुम उसे उकसाओ सरपंच से उधार लेने के लिए। सुरेश को बात जम गई। अगली सुबह वह सीधा सरपंच रामधन के पास पहुंचा। राम राम सरपंच जी, एक योजना है जिससे आप ज्ञानू की उपजाऊ जमीन अपने नाम कर सकते हैं। सरपंच पहले तो चौंका, लेकिन सुरेश की योजना सुनकर मुस्कुरा उठा। 2 दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति फटे कपड़े पहने ज्ञानचंद्र के दरवाजे पर पहुंचा। बेटा, मेरी बेटी की शादी है, लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अगर 80,000 ना दिए तो बारात नहीं आएगी। बाबा, मेरी फसल अभी कटी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सरपंच जी से कर्ज लेकर भी आपकी मदद करूंगा। हाँ मित्र, सरपंच मेरे अच्छे मित्र हैं, वहां से ले लो। ज्ञानचंद्र ने बिना देर किए सरपंच से मुलाकात की। सरपंच जी, मुझे 80,000 रुपए की जरूरत है। एक जरूरतमंद की मदद करनी है। रकम दूंगा, लेकिन शर्त पर 2 महीने में पूरा पैसा लौटाओ, ब्याज सहित। जैसे ही फसल कटेगी चुका दूंगा। पैसे मिलते ही ज्ञानचंद्र ने वह राशि बूढ़े को दे दी। लेकिन असल में वह बूढ़ा कोई और नहीं, बल्कि सरपंच का भेष बदला नौकर था। पैसे फिर सरपंच के पास ही लौट आए। ज्ञानचंद्र ने फसल बेचकर पूरा पैसा जमा किया और सरपंच के पास पहुंचा। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच जी, यह रही आपकी उधारी की पूरी राशि। ये तो सिर्फ मूलधन है, मुझे तो ब्याज भी चाहिए 3 लेकिन हमने तो ब्याज की कोई बात नहीं की थी। अब मेरा नियम यही है, जब तक पूरा ब्याज नहीं चुका देते तुम्हारी उपजाऊ जमीन मेरी। ज्ञानचंद्र रो पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसकी मेहनत से सींची गई जमीन अब सरपंच की हो चुकी थी। घर लौटा तो पत्नी विमला ने पूछा, अब क्या होगा? हमारी तो सारी जमीन चली गई। मुझे शिकायत सरपंच से नहीं, सुरेश से है। जिसे मैंने दोस्त समझा, वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। ईश्वर पर भरोसा रखो, भला करने वालों का साथ भगवान देता है। अगली सुबह ज्ञानचंद्र उस बंजर जमीन पर पहुंचा, जो कागजों में अब उसकी थी। उसने वहां हल चलाना शुरू किया। तभी उसका हल किसी ठोस चीज से टकराया। यह क्या है? जरा देखूं तो। खुदाई करने पर एक भारी बक्सा निकला। जब उसे खोला तो वह चौंक गया। बक्से में भरा था सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात। देखो विमला, भगवान ने हमारी मेहनत और सच्चाई का इनाम दिया है। आपने कहा था कर भला तो हो भला, अब देखो सच हो गया। सुरेश ने ज्ञानचंद्र को बक्सा घर ले जाते देख लिया। अरे, ये तो फिर से अमीर बन गया। अब तो सब फिर से इसे पूजेंगे। वह तुरंत सरपंच के पास गया। आपने जो बंजर जमीन दी थी ना, वहीं से ज्ञानचंद्र को खजाना मिला है। क्या? वो खजाना मेरा है? चलो अभी उससे छीन लेते हैं।
वे दोनों ज्ञानचंद्र के घर पहुँचे। जो बक्सा तू अपने घर लाया है वो मेरी जमीन से निकला है, वो मेरा है। आपने ही वो जमीन मुझे दी थी, अब वो मेरी है तो जो भी निकलेगा वह भी मेरा है। तू हमें उल्लू बना रहा है। सच्चाई को कभी कोई हरा नहीं सकता। तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अच्छाई की जीत होती है। गांव के बुजुर्गों और लोगों ने जब यह सब सुना तो उन्होंने सरपंच और सुरेश की निंदा की और ज्ञानचंद्र का साथ दिया। जिसने बिना स्वार्थ के सभी की मदद की, उसे अब कोई और नहीं बल्कि हम सब मिलकर सरपंच बनाएंगे।